वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरस्वती कॉमर्स एकेडमी। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12th की बिजनेस स्टडीज का। आज हम एक नया चैप्टर करेंगे जिसका नेम है मार्केटिंग एंड मार्केटिंग मिक्स। अभी जो चैप्टर है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये आगे भी फर्दर स्टडीज में ये वाला जो चैप्टर है वो आपके काम आएगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इस वीडियो को थोड़ा लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये जो वीडियो है वो बहुत लंबी बनेगी। क्योंकि ये जो वीडियो सेशन है ये इसलिए लंबा बनेगा हमारा क्योंकि जो चैप्टर है हमारा वो बहुत बड़ा है और हम इस चैप्टर को एक ही वीडियो सेशन में जो है वो कंप्लीट करेंगे। तो फटाफट से अभी हम स्टार्ट कर लेते हैं। मार्केटिंग का मतलब क्या होता है। अब सबसे पहले इसमें बात आती है बेसिस ऑफ मार्केटिंग क्या है, यानी कि मार्केटिंग को अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें कि क्या होती है मार्केटिंग। अब आप देखो कि डेली बेसिस पे आप कुछ ना कुछ सामान खरीदते ही हो, ठीक है। डेली बेसिस पे आप डेली रूटीन की क्या क्या सामान खरीदते हो, जैसे आपने बिस्किट खरीद लिया, आपने कॉपी खरीद लिया, आपने पेन खरीद लिया, आपने कुछ भी सामान खरीद लिया। तो आप जिस प्लेस पे जाके वो सामान परचेज करते हो उसको क्या कहते हैं हम, मार्केट। अब वो आपको कोई ना कोई माल जो वो सप्लाई करने वाला भी होना चाहिए, ठीक है, उसको क्या कहेंगे हम, सप्लायर। अब कोई ना कोई तो ऐसा भी पर्सन है मार्केट के अंदर जो कोई सामान खरीदेगा, उसको क्या कहेंगे हम, कस्टमर। और जो सामान को बेचता है उसको क्या कहते हैं हम, सेलर। तो बेसिस ऑफ मार्केटिंग में तो यही है कि मार्केट क्या है, मार्केट एक प्लेस है, कस्टमर जो सामान खरीदता है, सेलर जो सामान बेचता है, और मार्केटर, सेलर और मार्केटर एक ही बात है, ठीक है। अब ये मार्केटर जो वो गुड्स का भी हो सकता है और सर्विस का भी हो सकता है, ठीक है। तो मार्केट और कस्टमर और सेलर और मार्केटर। अब मार्केट तो प्लेस है, अब कस्टमर जो है वो अपनी नीड्स को क्या करना चाहता है, वो सेटिस्फाई करना चाहता है, ठीक है। वो चाहता है कि मेरी नीड्स जो है, मेरी जो जरूरत की चीजें जो है वो मुझे क्या होनी चाहिए, वो मुझे मिलनी चाहिए, ठीक है। तो ये चाहेगा और कस्टमर जो उसके बदले में क्या करेगा, पेमेंट भी करेगा, ठीक है। अब देखो सेलर और मार्केटर, इसमें यही बताया है कि अब ये देखो गुड्स का भी हो सकता है, ये सर्विस का भी। जो सर्विसेज देते हैं, गुड्स तो जो आप खरीदते ही हो डेली बेसिस पे, आपने बिस्किट खरीद लिया, आपने पेन खरीद लिया, आपने कॉपी खरीद लिया, आपने शैम्पू खरीद लिए, ठीक है। लेकिन अब इसमें क्या है, सर्विस में क्या है, जैसे आपने बैंकिंग की सर्विसेज ली, इंश्योरेंस की सर्विसेज ली, तो इसमें ये सब आते हैं, ठीक है। अब इसमें अब आगे देखो आप, मार्केटिंग का मतलब क्या है। अब पहले तो मार्केटिंग का मतलब कुछ और होता था, लेकिन आज के टाइम में मार्केटिंग का मतलब कुछ और है। तो पहले वाले उसमें देखो, द मार्केटिंग कंसेप्ट सजेस्ट दैट द सेंट्रल फोकस ऑफ द फर्म, यानी कि जो मेन फोकस है, सेंट्रल का मतलब है मेन। अब जो मेन फोकस है फर्म का वो क्या है, शुड बी द कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कि क्या होनी चाहिए, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए। एंड एवरी मैन्युफैक्चरर, अब जितने भी हमारे मैन्युफैक्चरर हैं जो कि सामान बनाते हैं, मस्ट बी एबल टू सेटिस्फाई द कस्टमर वांट्स। अब जो भी कस्टमर की वांट्स है उनको सेटिस्फाई करने में वो जुटे होने चाहिए, तभी तो उनकी नीड्स जो है वो सेटिस्फेक्शन उनको मिलेगी कस्टमर को, ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया कि ऐसी चीजें आपको कस्टमर को प्रोवाइड करानी है जिसको जो कस्टमर है वो चाहता है कि हाँ भाई ये चीजें मेरे को मिलनी चाहिए, ठीक है। लेकिन बदले में आपको क्या देनी है उसको, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, यानी कि वो चीज लेके वो खुश होना चाहिए वो, ठीक है। अब हम इसको एक और तरीके से भी देख सकते हैं। अब मार्केटिंग की प्रोसेस अब ये नहीं है कि हाँ भाई आपने पहले कुछ स्टडी ही नहीं किया कस्टमर के बारे में कि कस्टमर चाहता क्या है, जो आपका दिल किया वो आपने बना दिया, नहीं। आज के टाइम में क्या है, पहले तो आप सर्वे करोगे कि हाँ भाई कस्टमर किस तरीके की गुड्स चाहता है, फिर आप उसको देख के फिर आप उसको गुड्स को बनाओगे। गुड्स को बनाने के बाद आप उसको जो है प्रोडक्शन प्लेस से लेके कस्टमर तक पहुंचाओगे। अब वो कस्टमर तक वो चीज पहुंच तो गई, लेकिन आपकी यहाँ पे भी ये प्रोसेस जो मार्केटिंग की खत्म नहीं होती, फिर भी आप बाद में उसको आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड करोगे। अगर उसको लगता है कि हाँ भी मेरे को कहीं दिक्कत आ रही है तो भी उसको प्रोवाइड कराओगे, ठीक है। उसका सामान उसको घर तक भी डिलीवर कराओगे। तो ये सब जो है मार्केटिंग की एक नए मॉडर्न व्यू से बात है कि हाँ भाई आपको क्या करना है कि जो मार्केटिंग की वो प्रोसेस है वो प्रोडक्शन से पहले ही स्टार्ट हो जाती है, फिर उस कस्टमर तक वो प्रोडक्ट पहुंचा के आफ्टर सेल सर्विसेज भी उसको प्रोवाइड करानी है। तो ये है मार्केटिंग। आगे इसकी फीचर्स क्या है, नीड एंड वांट्स। अब कस्टमर्स की नीड्स होती है, कस्टमर की वांट्स होती है। नीड्स तो क्या है कि आवश्यकता, आवश्यकता तो ये है कि हाँ भाई किसी को भूख लगी है तो उसको खाना चाहिए, ठीक है। अब वांट्स का मतलब क्या है कि हाँ भाई वो किस तरीके से अपने उस नीड को फुलफिल करेगा। कोई रोटी खा के पेट भर लेगा अपना, कोई अच्छे होटल में जाके कोई अच्छा खाना खा के आएगा, ठीक है, या फिर चाइनीज फूड खाएगा। वो उसकी मर्जी है कि वो उसको किस तरीके से अपनी नीड्स को फुलफिल करेगा। वो उसकी क्या बन जाती है, फिर वो वांट्स बन जाते हैं। जैसे
जैसे आपकी बुक में दे रखा है कि हाँ भी एक पर्सन तो ऐसा है कि देखो दोनों 2 पर्सन है, दोनों को लगी तो भूख है, ठीक है, लेकिन एक पर्सन ने सिंपल रोटी खा के अपना पेट भर लिया, ठीक है, दूसरा पर्सन क्या कहता है कि नहीं भाई मेरे को तो क्या चाहिए, सांभर और इडली डोसा ये सब चाहिए, तो वो उसकी क्या है, वॉन्ट्स है, ठीक है। नेक्स्ट है क्रिएटिंग अ मार्केटिंग ऑफर। फिर आपको मार्केटिंग ऑफर करना है, यानी कि अपने प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर को सब कुछ डिटेल बतानी है कि हाँ भाई ये प्रोडक्ट है, कितने में मिलेगा, कितनी क्वांटिटी में मिलेगा, क्या प्राइस है, कहाँ से मिलेगा, कहाँ से नहीं है, आपको सब कुछ उसको डिटेल में बताना है। नेक्स्ट है कस्टमर वैल्यू। अब कस्टमर वैल्यू क्या है कि हाँ भाई जो कस्टमर है वो भी सेटिस्फेक्शन चाहता है, वो देखता है कि हाँ भाई जितनी मैं कॉस्ट दे रहा हूं, मान लो मैंने 5 रुपए का कोई बिस्किट खरीदा तो मेरे को इसको खाने से क्या उतनी सेटिस्फेक्शन मिल रही है, क्या इसका टेस्ट ही अच्छा नहीं है। वो ये चाहता है कि अगर मैं जहां पर भी अपने पैसे लगा रहा हूं वहां पे मेरे को उतनी सेटिस्फेक्शन तो मिलनी ही चाहिए। अगर उतनी वो कॉस्ट तो दे रहा है लेकिन उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही है तो वो आगे से वो प्रोडक्ट खरीदेगा ही नहीं, अगर उसने एक बार खरीद भी लिया तो, ठीक है। तो वो चाहता है कि जितनी मैं कॉस्ट दे रहा हूं उतनी तो मेरे को सेटिस्फेक्शन मिलनी ही चाहिए। नेक्स्ट है एक्सचेंज मैकेनिज्म। एक्सचेंज मैकेनिज्म का मतलब क्या है कि जो हमारा सेलर है और जो हमारा बायर है, अब उनके बीच में क्या होता है, एक्सचेंज होता है। एक्सचेंज किस तरीके का, अब जो सेलर है वो तो अपनी गुड्स को बेचेगा, बायर को गुड्स मिलेंगी। अब बायर को वो फ्री में थोड़ी दे देगा, उससे क्या लेगा, वो पेमेंट लेगा, ठीक है। अब आज के टाइम में तो क्या होने लग गया है कि जो कस्टमर है वो प्रोडक्शन प्लेस से, जो मैन्युफैक्चरर है उससे दूर होते हैं, तो हमें इंटरमीडिएरीज की हेल्प लेनी पड़ती है, जैसे मध्यस्थ होते, जैसे होलसेलर है, रिटेलर्स हैं, तो हमें इन सब की हेल्प लेनी पड़ती है, ठीक है, कोई भी सामान पहुंचाने से पहले। तो एक्सचेंज मैकेनिज्म में यही होता है कि एक बायर होता है, एक सेलर होता है, लेकिन बदले में वो क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, वो उसको पैसे देता है, वो उसको गुड्स दे देता है। ये सारी इसकी क्या है, फीचर्स है। अब नेक्स्ट इसके फंक्शंस क्या है, फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। अब फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग में क्या है, फर्स्ट आता है इसमें गैदरिंग एंड एनालिसिस मार्केट इंफॉर्मेशन। अब सबसे पहले तो हम गैदरिंग का मतलब क्या है, इकट्ठा करते हैं, हम अपने मार्केट से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है वो हम इकट्ठा करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे। अब देखेंगे कि कस्टमर क्या चाहता है। अब वो क्या चाहेगा कि व्हाट डू यू वांट, कि क्या चाहता है, एट व्हाट प्राइस डू यू वांट, कितने प्राइस पे चाहता है, व्हेन डू यू वांट, कब चाहेगा, वेयर डू यू वांट, कि कहां चाहेगा, ठीक है, किस लेवल पे चाहेगा। तो ये सारी बातें जो है इस बात को एनालाइज किया जाता है। नेक्स्ट है मार्केटिंग प्लानिंग। अब मार्केटिंग प्लानिंग का मतलब क्या है कि जो भी हमने अपने ऑब्जेक्टिव बनाए हैं उसको पूरा करने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो प्लानिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। प्लानिंग तो देखो हर काम में जरूरी है, हमें प्लानिंग जो है एडवांस में पहले ही, भाई हमें ये फ्यूचर में ये काम करना है, एडवांस में हम उसके लिए कुछ प्लान करके बैठते हैं। जैसे आप लोग भी ये देखते होंगे कि हाँ भाई अपनी प्लानिंग बनाते होंगे कि हमें बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स लेने हैं, तो आप उसके लिए कुछ प्लानिंग तो करते होंगे ना कि मेरे को इस टाइम पढ़ना है, इस टाइम ये वाला काम करना है, इस टाइम ये वाला सब्जेक्ट पढ़ना है, इस टाइम अकाउंट्स पढ़ना है, इस टाइम बिजनेस, इस टाइम इकोनॉमिक्स, ठीक है, इस टाइम मैथ्स पढ़ना है। तो इसी तरीके से मार्केट में भी प्लानिंग होती है कि हाँ भी किस तरीके से कोई काम किया जाए ताकि हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कर सके। मान लो मेरे को ये है कि मेरे को अपनी सेल्स बढ़ानी है अपनी फॉर्म की, तो मैं उसके लिए क्या प्लानिंग करूंगी कि हाँ भी सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स का यूज करूंगी मैं, ठीक है, कि हाँ भी मैं ज्यादा से ज्यादा एडवर्टाइजमेंट दूंगी, लोगों को पर्सनली जाके बताऊंगी उसके बारे में, ठीक है, और भी काफी सारे जैसे डिस्काउंट देके। तो इस तरीके से हम मार्केट की प्लानिंग कर सकते हैं ताकि हमारी जो सेल्स है वो इंक्रीज हो जाए। नेक्स्ट है प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट। प्रोडक्ट की डिजाइनिंग की जाती है। आज के टाइम में अगर डिजाइन अच्छा होना, जब प्रोडक्ट एक बार तो चाहे उसकी क्वालिटी भी ठीक ठाक ही हो, लेकिन अगर उसकी डिजाइनिंग अच्छी है तो क्या है, लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, जिससे आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी मिलेगा, यानी कि आपके कॉम्पिटिटर से आपको एडवांटेज मिलेगा कि लोग आपके प्रोडक्ट की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होंगे क्योंकि उसका डिजाइन जो है वो अट्रैक्टिव है, ठीक है। अगर डिजाइन अच्छा है, देखने में सुंदर है, तो लोग उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे ही खरीदेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। अब स्टैंडर्डाइजेशन में तो आप अपने कोई भी आपका स्पेशल कोई प्रोडक्ट है, कोई भी गुड्स है, तो आप उसको कहते हो कि हाँ भी ये इस क्वालिटी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, इस प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, तो आप उसको एक अलग रख देते हो, ठीक है। वो आपका एक स्टैंडर्ड बन जाता है, स्टैंडर्ड फिक्स कर देते हो आप उसका। अब जो कोई कस्टमर आया है, मान लो उसने 50 गुड्स का कोई ऑर्डर देना है, वो उस स्टैंडर्ड में से कोई एक गुड्स उठा के देख लेगा कि हाँ भी बाकी सारी भी आपने जो इसके अंदर इस स्टैंडर्ड के अंदर रखी है बाकी सारी भी इसी के अकॉर्डिंग होगी। अब ग्रेडिंग का मतलब क्या है, ग्रेडिंग का मतलब है कि जो आपने स्टैंडर्ड डिसाइड कर रखे हैं उसी की ग्रेडिंग की जाती है। जैसे हाई क्वालिटी किसकी है, मीडियम क्वालिटी किसकी है, ठीक है, उससे लो क्वालिटी किसकी है। तो आप जिस जिस लेवल के लोग आते हैं वो प्रोडक्ट खरीदने के लिए, आप उनको वो वाला प्रोडक्ट जो वो दे देते हो। मान लो आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आपने ग्रेडिंग करी कि ए प्रोडक्ट है, बी प्रोडक्ट है, सी है, ठीक है। प्रोडक्ट तो ये एक ही है लेकिन आपने इनकी ग्रेडिंग कर दी,
ये क्या है, हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट है, ये थोड़ा मीडियम का है, और ये क्या है, ये लोअर क्वालिटी का है। अब आप देखोगे कि कौन सा कस्टमर आया है। अगर कस्टमर चाहता है कि मेरे को बहुत कम प्राइस का चाहिए तो आप कौन सा प्रोडक्ट दोगे, ये वाला, ठीक है। अब जैसे कि कोई टी है, ठीक है, चाय पत्ती जैसे होती है, तो आपने उसकी 3 अलग अलग कैटेगरीज बना दी, 1 2 3, ठीक है। तो आप देखोगे कि हाँ भाई वो किस तरीके का वो प्रोडक्ट जो है वो चाहता है। अगर वो लोअर उसका चाहता है कि कम प्राइस पे जाता है तो आप उसको ये वाला प्रोडक्ट दोगे। अगर आपको लगता है कि हाँ भाई ये तो हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट खरीदता है, ठीक है, ज्यादा अच्छे पैसे ये हमें दे देता है, तो आप उसको वो वाला प्रोडक्ट दिखाओगे, ठीक है। मिलेगा तो प्रोडक्ट सेम ही उनको, लेकिन उनकी क्वालिटी में क्या होगा, फर्क होगा। नेक्स्ट है पैकेजिंग एंड लेबलिंग। पैकेजिंग का मतलब क्या है कि जो आप गुड्स अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड कराओगे उसकी कुछ पैकिंग भी तो होगी, ठीक है। आप किसी के अंदर उसको डाल के भी तो वो सामान दोगे, तो यानी कि उससे क्या रहता है, उससे आपका प्रोडक्ट जो है वो सेफ रहता है। पैकेजिंग भी अट्रैक्टिव होनी चाहिए। कई बार जो है बाहर से अगर अच्छा पैक है तो कस्टमर क्या है, चाहे वो कोई सामान खरीदने भी नहीं गया हो तो वो खरीद ही लेता है कि हाँ भी इसकी पैकेजिंग कितनी सुंदर है, ठीक है। और लेबलिंग का मतलब क्या है, लेबल का मतलब उसके ऊपर एक चिट लगा देते हैं कि जो आपका प्रोडक्ट है उसके ऊपर आप एक चिट लगा देते हो, उसके बारे में, उस प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी बातें जो है, उसका डिस्क्रिप्शन वगैरह जो है सब कुछ लिख देते हो कि हाँ ये प्रोडक्ट कब बन के तैयार हुआ, कब इसकी एक्सपायरी डेट है, ठीक है, बैच नंबर क्या है। जैसे आपने जो आपकी मेडिसिन की जो बॉटल्स होते हैं उसके ऊपर ये सारी बातें लिखी होती है। नेक्स्ट है ब्रांडिंग। ब्रांडिंग का मतलब है कि हर एक मैन्युफैक्चरर चाहता है कि हाँ भाई मेरा भी कोई प्रोडक्ट है उसकी भी कोई स्पेशल आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, उसकी भी स्पेशल कुछ पहचान होनी चाहिए कि लोग उसको फटाफट से देख के समझ जाए कि हाँ भाई ये किस तरीके का प्रोडक्ट है, ठीक है। तो यानी कि ब्रांडिंग का मतलब क्या है कि आप उसको अपने प्रोडक्ट को कुछ स्पेसिफिक नेम देते हैं कि जिससे लोगों के मन में रहता है कि हाँ भाई ये वाला प्रोडक्ट है, वो नाम देखते ही समझ जाता है, ठीक है। तो ब्रांडिंग जो है वो बहुत जरूरी है। अच्छे अच्छे ब्रांड्स के एग्जांपल आपको पता ही होंगे, ठीक है, आपके टीवी पे भी एडवर्टाइजमेंट इसमें आती है। ब्रांडिंग की सबसे मेन फीचर यही है कि हाँ भाई एक तो ये इसका नाम जो है सिंपल होना चाहिए और लोगों को ये समझ में आ जाए, ठीक है, और लोगों को याद भी रहे कि हाँ भाई ये वाला ब्रांड जो है वो है, ठीक है। नेक्स्ट है कस्टमर सपोर्ट सर्विस। अब आपने कस्टमर को दे तो दी सर्विस, ठीक है, लेकिन आपको उसको बाद में भी आफ्टर सेल सर्विसेज भी उसको प्रोवाइड करानी है। और वैसे भी उसको हर टाइम अगर कस्टमर को लगता है कि यहाँ पे मेरे को किसी सर्विस की जरूरत है तो आपको भी हर टाइम तैयार रहना उसको सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए। नेक्स्ट है प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट। अब आपका प्रोडक्ट का प्राइस आप डिसाइड करोगे कि कितना प्राइस है, तो आप देखोगे कि मेरी इस प्रोडक्ट को बनाने में कितनी कॉस्ट आई है, कॉम्पिटिटर ने क्या प्रोडक्ट का प्राइस रख रखा है, कितना मेरे को प्रॉफिट मार्जिन ऐड करना है, कितना प्रॉफिट मेरे को ऐड करना है उसकी कॉस्ट में, क्या गवर्नमेंट की पॉलिसी है, तो उसके बेसिस पे आप प्राइस डिसाइड करोगे। अब प्रमोशन आप अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताओगे, किस तरीके से बता सकते हो, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू बता सकते हो, एडवर्टाइजमेंट आप टीवी के थ्रू भी दे सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं। आप अपने प्रोडक्ट के बारे में बताओगे, सेल्स प्रमोशंस कर सकते हो, ठीक है, पर्सनल सेलिंग जाके लोगों से मिल सकते हो। फिर इसके बाद है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन है यानी कि उस प्रोडक्ट को जो है कहां तक पहुंचाना, कस्टमर तक पहुंचाना। ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत होती है इसमें, इन्वेंट्री की कितना स्टॉक मेरे को अपने पास रखना चाहिए, वेयर हाउसिंग, ऑर्डर प्रोसेसिंग की ऑर्डर मतलब मिलने में कितना टाइम आपको लगा और आपने कस्टमर तक वो कब तक डिलीवर किया। फिर उसके बाद आता है ट्रांसपोर्टेशन। अब आप अपने कस्टमर तक वो प्रोडक्ट पहुंचाओगे तो किसी ना किसी ट्रांसपोर्ट का तो आपको हेल्प लेनी पड़ेगी, ठीक है, तो इसमें ट्रांसपोर्टेशन आता है। नेक्स्ट है स्टोरेज और वेयर हाउसिंग। स्टोरेज का मतलब क्या है कि आपने जितना प्रोडक्ट बनाया उतना, ये जरूरी तो नहीं है कि आपका एक ही बारी में सेल हो गया। ऐसा तो नहीं होता ना कि आपने प्रोडक्ट बनाया आज और कल आपका सारा माल सेल हो गया, नहीं, उसको कहीं ना कहीं आपको स्टोर करके रखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि हाँ भी आपने प्रोडक्ट बना दिया सेल हो गया, तो आप कहीं ना कहीं उसको स्टोर करके रखोगे, उसको ही हम क्या कहते हैं, स्टोरेज या फिर वेयर हाउसिंग। अब वेयर हाउसिंग ये हमारे खुद के भी हो सकते हैं, हम अपने भी बनवा सकते हैं या फिर हम अपने रेंट पे भी ले सकते हैं। तो ये हमारा ये टॉपिक है, फटाफट से अभी आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट पार्ट जो है इसका डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है रोल ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग का क्या रोल है, आप देखो रोल जो है पहले तो इसका फर्म में रोल बताएं, यानी कि फर्म के लिए इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले है कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन ऑन कंज्यूमर नीड्स एंड वांट्स, कि कस्टमर्स की नीड्स के अकॉर्डिंग कि कस्टमर को किस चीज की जरूरत है और वो किस तरीके से अपने नीड्स को फुलफिल करना चाहता है, वो क्या है उसकी वांट्स है, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना कि कस्टमर की क्या नीड्स है, कस्टमर क्या चाहता है, ठीक है। फिर एनालाइजिंग द अवेलेबल इंफॉर्मेशन, कि जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिली है उसको अच्छे से एनालाइज करना, सब कुछ चेक करना,
ठीक है। फिर उसके बाद डिसीजन मेकिंग ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन, फिर इस बात का डिसीजन लेना कि हाँ भाई ये प्रोडक्ट बनाया जाए या नहीं बनाया जाए। फिर उसके बाद है प्रोवाइडिंग कस्टमर विद कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट, फिर वो कस्टमर को जो है वो प्रोडक्ट जो हमने बना लिया है, जो पहले तो उसकी नीड को एनालाइज किया, ठीक है, अब नीड को एनालाइज करने के बाद वो प्रोडक्ट बनाया और उसको वो प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट जो है उसको प्रोवाइड करा दिया, ठीक है। अब वो प्रोडक्ट अगर हम उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग उसको प्रोवाइड कराएंगे तो कस्टमर की सेटिस्फेक्शन जो है वो क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। अगर कस्टमर की सेटिस्फेक्शन बढ़ेगी तो कस्टमर बार बार आएगा तो हमारी सेल्स बढ़ेगी, तो सेल्स ग्रोथ होगी। अब फर्म का यही ऑब्जेक्टिव था तो फर्म ने अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा कर लिया कि फर्म की सेल्स बढ़ गई, सेल्स बढ़ने से प्रॉफिट बढ़ जाते हैं, फर्म ने अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया। नेक्स्ट है लॉन्गेविटी एंड ग्रोथ ऑफ द फर्म्स इज पॉसिबल, कि अब फर्म जो है वो लंबे टाइम पीरियड तक चलेगी। नेक्स्ट है रोल इन द इकोनॉमी। अब इकोनॉमी में क्या रोल है इसके लिए, देश की अर्थव्यवस्था को क्या बेनिफिट है। अब सबसे पहले इसमें भी यही है कि कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन ऑन कंज्यूमर नीड्स एंड वांट्स, कस्टमर्स की नीड्स के अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। बीइंग इंस्पायर्ड टू टेक अप न्यू बिजनेस एक्टिविटीज, अब उसके अकॉर्डिंग नई नई मतलब एक्टिविटीज करने के लिए इन्फ्लुएंस होना, प्रेरित होना कि हम नई नई बिजनेस एक्टिविटीज करेंगे, कस्टमर्स को प्रोडक्ट अवेलेबल कराएंगे। फिर उसके बेसिस पे नई इंडस्ट्री यूनिट को जो है वो सेट करेंगे, नई नई इंडस्ट्रीज लगाएंगे। अगर हम जितनी इंडस्ट्रीज लगाते हैं, जितने भी अगर हम उद्योग लगाएंगे उतने ही लोगों को क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा, उतने ही लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, ठीक है। इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, अगर लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है तो लोगों के पास सैलरी भी जाएगी, वेजेस भी जाएंगे, तो उससे पर कैपिटा इनकम जो है वो इंक्रीज होती है, जैसे प्रति व्यक्ति जो आय है वो क्या होगी, वो बढ़ जाएगी। नेक्स्ट इंप्रूविंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल, अगर लोगों के पास पैसे आएंगे तो वो अच्छे से अपने प्रोडक्ट्स जो है जो भी वो चाहते हैं वो फुलफिल कर सकते हैं, ठीक है, जो भी वो चीज चाहेंगे वो लेके आ सकते हैं, तो उससे उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी इंक्रीज होगा। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी, तो इससे हमारी पूरी इकोनॉमी की क्या होगी, डेवलपमेंट होगी, ठीक है। तो ये रोल जो है वो फर्म के अकॉर्डिंग है, ये रोल हमारी इकोनॉमी के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट इसमें छोटा सा डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग। अब मार्केटिंग और सेलिंग में क्या डिफरेंस है। अब मार्केटिंग का तो मैंने आपको बताया था कि मार्केटिंग की प्रोसेस तो वहां से स्टार्ट हो जाती है जब आपने प्रोडक्शन करना स्टार्ट भी नहीं किया होता, ठीक है। तो आप सबसे पहले कस्टमर्स की नीड्स को देखते हो कि वो क्या चाहता है, फिर उसके रिगार्डिंग आप प्रोडक्ट्स को तैयार करते हो और फिर उसके बाद भी आप कस्टमर्स को क्या करते हो, उसको आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड करते हो। लेकिन सेलिंग का काम क्या है कि जो बना हुआ प्रोडक्ट है सिर्फ उसको बेचना। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो पार्ट ऑफ द प्रोसेस वर्सेस वाइडर टर्म, तो मार्केटिंग का जो टर्म है वो वाइडर है, यानी कि जो इसका एरिया है वो वाइडर है। मार्केटिंग जो है वो सेलिंग के एरिया जो है उसका बड़ा है, ठीक है। मार्केटिंग क्या है, हम बड़े लेवल पे इसको कंसीडर करते हैं, और जो सेलिंग है वो नैरो सेंस। नैरो सेंस का मतलब क्या है कि ये छोटा लेवल है, इसका छोटा एरिया है, ठीक है, मार्केटिंग के कंपैरिजन में। ट्रांसफर ऑफ टाइटल वर्सेस सेटिस्फाइंग कस्टमर नीड्स, अब कस्टमर नीड्स को सेटिस्फाई करना जो है इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। इसको क्या है कि जो भी हम अपने प्रोडक्ट अवेलेबल करवा रहे हैं तो कस्टमर उससे सेटिस्फाई होना चाहिए। इसमें क्या है कि जो हमारे पास प्रोडक्ट है हमने क्या करना है, बायर को वो उसकी ओनरशिप जो है उसको मालिक बना देना है बायर को, तो ओनरशिप ट्रांसफर करनी है। नेक्स्ट है प्रॉफिट थ्रू मैक्सिमाइजिंग सेल वर्सेस प्रॉफिट थ्रू कस्टमर सेटिस्फेक्शन। अब इसमें ये बताया है कि हमें अपना प्रॉफिट बढ़ाना है, किस तरीके से प्रॉफिट बढ़ाएं, कस्टमर को सेटिस्फाई करके प्रॉफिट बढ़ाएं या सेल्स को बढ़ा के प्रॉफिट बढ़ाएं। अब मार्केटिंग का तो मेन पर्पस क्या है कि कस्टमर को सेटिस्फाई करो फिर प्रॉफिट बढ़ाओ, लेकिन इसका मेन पर्पस क्या है, कस्टमर सेटिस्फाई हो या ना हो हमें अपनी सेल बढ़ानी है। अगर जितनी ज्यादा सेल बढ़ेगी उतना ज्यादा हमें प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट है स्टार्ट एंड एंड ऑफ एक्टिविटीज, ये मैंने आपको पहले ही पॉइंट्स में बता दिया था कि इसकी तो जो ये प्रोसेस है वो जब आइडिया आता है किसी भी प्रोडक्ट को बनाने का तभी इसकी जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाती है, और खत्म कहां पे होती है, जब कस्टमर सेटिस्फाई हो जाता है। उसकी कहां पे स्टार्ट होती है, अब आफ्टर प्रोडक्शन, जब प्रोडक्शन हो गया, जब वो सेल करने के लिए तैयार हो गया तब उसकी प्रोसेस स्टार्ट होती है, जब हमने सेल कर दी तो वो वहीं पे खत्म, ठीक है। नेक्स्ट डिफरेंस इन द एम्फेसिस, अब इसमें ज्यादा ध्यान किसमें दिया जाता है कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन की तरफ, और इसमें क्या है सेलर सेटिस्फेक्शन की तरफ, कि सेलर सेटिस्फाई होना चाहिए कि मैंने अपनी गुड्स जो वो सेल कर दी है, ठीक है। तो ये हमारा छोटा सा डिफरेंस है। अभी आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी हम नेक्स्ट पार्ट जो वो डिस्कस कर लेते हैं।
नेक्स्ट है हमारे पास मार्केटिंग प्रोडक्शन फिलोसफीज। अब इसका मतलब क्या है कि हाँ भी मार्केट में जितने भी हमारे सेलर्स होते हैं, जितने भी मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, वो क्या बात सोचते हैं कि हमारी जो सेल्स है वो किस तरीके से इंक्रीज हो सकती है। अब फर्स्ट हमारे पास आता है प्रोडक्शन कंसेप्ट। प्रोडक्शन कंसेप्ट में क्या है कि हाँ भी जो सेलर है, जो मैन्युफैक्चरर है, वो ये सोचते हैं कि अगर हम ज्यादा बड़े लेवल पे प्रोडक्शन करते हैं तो उतनी ही हमें सेविंग्स होती है। ठीक है, अगर हम ज्यादा लेवल पे, ज्यादा बड़े लेवल पे अगर हम प्रोडक्शन करेंगे उतनी ही हमारी क्या होगी, प्रोडक्ट की कॉस्ट कम आएगी। तो अगर हम सस्ती चीजें जो है अगर कस्टमर्स को अवेलेबल करवाते हैं तो वो ज्यादा अमाउंट में वो जो चीजें हैं वो खरीद लेते हैं। ठीक है, उनका मानना ये होता है कि अगर हम सस्ती चीजें अवेलेबल करवा देंगे और वो सस्ती चीजें जहां जहां पे कंज्यूमर्स है वहां सभी लोकेशंस पे अगर हम वो चीज अवेलेबल करवाएंगे तो कस्टमर उनको खरीदेंगे ही खरीदेंगे। लेकिन ये कंसेप्ट आपका कहां पे सही होता है, जहां पे आपकी डिमांड जो है वो आपकी सप्लाई से ज्यादा हो। डिमांड यानी कि कस्टमर उस प्रोडक्ट की डिमांड कर रहे हो, ज्यादा से ज्यादा उस प्रोडक्ट को चाहते हैं। ठीक है, सप्लाई यानी कि कितनी वो चीजें मार्केट में है, कितनी वो चीजें मार्केट में अवेलेबल है, इसका मतलब ये होता है। प्रोडक्शन कंसेप्ट में ये हो गया। नेक्स्ट है प्रोडक्ट कंसेप्ट। प्रोडक्ट कंसेप्ट में क्या है, इसके अंदर ये देखा जाता है कि क्वालिटी जो है अच्छी होनी चाहिए। अगर क्वालिटी अच्छी होती है तो कस्टमर जो है अट्रैक्ट होके अपने आप आ जाता है। अगर कस्टमर अट्रैक्ट हो जाता है एक बार, तो वो उस प्रोडक्ट को यूज करेगा दोबारा, फिर वो आपके प्रोडक्ट खरीदने के लिए आएगा। तो सबसे अच्छी बात क्या होनी चाहिए, आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी होनी चाहिए। लेकिन इसमें एक बात ये भी बता रखिए कि कई बार जो क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स होते हैं वो महंगे होते हैं, तो कस्टमर के कई बार बजट भी बिगड़ जाते हैं इसी उसमें। तो प्रोडक्ट कंसेप्ट में क्या है, सिर्फ क्वालिटी के ऊपर जोर दिया गया है। सेलिंग कंसेप्ट में क्या बताया गया कि आपको सेल करना है, कि जो भी आपके पास प्रोडक्ट है सिर्फ आपको वो सेल करने हैं। ठीक है, आपको ये लेना देना नहीं है कि कस्टमर एक्चुअल में क्या चाहते हैं। जो चीज आप बना सकते हो वो आपको बेचना है। अब ऐसा ये नहीं होता कि जो चीज आप चाहते हो सिर्फ आप वही बेचोगे। आज के टाइम में तो कंज्यूमर मार्केट का किंग है, उसकी जो नीड्स हैं वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं। वो ये चाहता है कि हाँ भाई मुझे आज के टाइम में ये चाहिए, कल ये चाहिए, तो वो जो है आप जो बना रहे हो वो नहीं चाहेगा। वो चीजों को चाहेगा कि हाँ भी जो जिसकी उसको नीड है एक्चुअल में। ठीक है, वो डिजाइन के तौर पे भी हो सकती है, वो नए मॉडल्स चाहता है कि इस प्रोडक्ट के नए मॉडल्स आने चाहिए, नई अट्रैक्टिव टेक्निक्स के थ्रू आपको प्रोडक्ट बनाना चाहिए। तो सेलिंग कंसेप्ट में यही बताया गया है बेसिकली कि हाँ भाई जो भी आप प्रोडक्ट बना सकते हो उसको सेल कर दो। नेक्स्ट है मार्केटिंग कंसेप्ट। मार्केटिंग कंसेप्ट जो है वो काफी लंबे टाइम पीरियड तक चलेगा। लेकिन मार्केटिंग कंसेप्ट में क्या है कि कस्टमर की सबसे पहले नीड को एनालिसिस किया जाता है कि नीड क्या है कस्टमर की, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाएंगे, प्रोडक्ट बना के उसको सप्लाई करेंगे और सप्लाई करने के बाद भी उसको आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। तो ये सबसे बेस्ट है। नेक्स्ट है सोशल वेलफेयर कंसेप्ट। ये मार्केटिंग कंसेप्ट से एक आगे है। इसमें नीड्स को तो एनालाइज किया ही जाता है, कस्टमर्स को वो प्रोडक्ट तो अवेलेबल करवा दिया जाएगा, आफ्टर सेल सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाएगी, लेकिन हमें सोशल वेलफेयर उसका भी ध्यान रखना है। मान लो हमने ये तो देख लिया कि एक प्रोडक्ट ऐसा बना दिया, एक व्हीकल ऐसा बना दिया कि जिसके अंदर पेट्रोल थोड़ा कम लगता है लेकिन उससे पोल्यूशन ज्यादा होता है, तो हमारी सोसाइटी को तो उससे नुकसान है, तो हमें ऐसे प्रोडक्ट भी नहीं बनाने चाहिए। ऐसा प्रोडक्ट बनाओ जिससे कस्टमर को भी फायदा हो, हमारे सोसाइटी को भी किसी तरीके का कोई नुकसान ना हो। ठीक है, तो ये सारी इसकी 5 स्टेजेस थी। नेक्स्ट है मार्केटिंग मिक्स। अब मार्केटिंग मिक्स में क्या है कि जो आपकी मार्केटिंग में एक्टिविटीज की जाती है वो इस तरीके से होनी चाहिए ताकि आपको मैक्सिमम प्रॉफिट हो। ठीक है, इट रेफर्स टू द एग्रीगेट। एग्रीगेट का मतलब क्या है, टोटल एग्रीगेट ऑफ पॉलिसीज, यानी कि आपको इस तरीके की पॉलिसीज जो है बनानी चाहिए विद अ व्यू टू सक्सेसफुली कंप्लीटिंग डिफरेंट मार्केटिंग एक्टिविटीज, कि जितने भी आप मार्केटिंग एक्टिविटीज कर रहे हो वो आपकी सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाए। यानी कि आप जो भी मार्केटिंग एक्टिविटीज करोगे वो आपको अच्छे ढंग से करनी है। ठीक है, आप जो भी अपना ऑब्जेक्टिव जो है चाहते हो वो आप उसको सचमुच में अचीव कर सको। आपको इस तरीके से जो है एक्टिविटीज परफॉर्म करनी चाहिए। मार्केटिंग मिक्स में आपको ये बताया गया है। फिर आगे इसके 4 P's भी आते हैं। 4 P's में क्या है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। अब प्रोडक्ट का मतलब क्या है, इट रेफर्स टू एनीथिंग दैट कैन बी वैल्यू टू द बायर, यानी कि ये हम प्रोडक्ट जो है वो बायर को अवेलेबल करवाते हैं। अब वो बायर को वो कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है कि वो जो चाहता है, आप जैसे डेली बेसिस पे चाहते हो, जैसे बिस्किट लेना है आपने, पेन लेनी है, कॉपी लेनी है,
कुछ भी जो है ये सारे क्या है, प्रोडक्ट्स है। अब नेचर क्या है, इसकी फीचर्स क्या है। अब प्रोडक्ट जो है वो बायर बेसिकली वो मानता है जो वो सेलर से रिसीव करता है, और प्रोडक्ट में वो ये चाहता है कि मेरे को ज्यादा से ज्यादा क्या मिलनी चाहिए, सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट का बता रखा है, कंज्यूमर गुड्स, जो डायरेक्टली ऐसे गुड्स जो है कंज्यूमर को यूज करने के लिए कंज्यूमर ही उसको सचमुच में यूज करता है और वो एक्चुअल में कंज्यूमर के पास ही पहुंचती है। इंडस्ट्रियल गुड्स यानी कि अभी वो पूरी तरीके से वो गुड्स बनी नहीं है, अभी उसकी इंडस्ट्रीज में प्रोसेसिंग होनी बाकी है, बाद में वो इंडस्ट्रीज में जब प्रोसेस हो जाएंगी फिर उसके बाद जाके वो कंज्यूमर्स को मिलेगी। तो कंज्यूमर गुड्स को आगे 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेबिलिटी यानी कि कितने टाइम पीरियड तक वो जो प्रोडक्ट है वो चल सकता है, और एक है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट ऑफ शॉपिंग एफर्ट्स इन्वॉल्व। शॉपिंग एफर्ट्स कितने हैं। अब फर्स्ट इसके अंदर आता है ड्यूरेबिलिटी में, वो कितने पीरियड तक आपका प्रोडक्ट चलेगा। पेरिशेबल प्रोडक्ट्स ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं कि जिसको आप लंबे पीरियड तक मतलब सेव करके नहीं रख सकते, उसको जब आपने वो प्रोडक्ट लिया तभी आपको यूज करना पड़ेगा। जैसे मिल्क है, वेजिटेबल्स है, तो जब आपने प्रोडक्ट लिया आपको 1-2 दिनों के अंदर उसका यूज करना ही चाहिए, ठीक है, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट खराब हो जाएगा। और इसकी जो डिमांड है वो लगातार काफी बढ़ती रहती है, थोड़े कम प्राइसेस पे आपको अवेलेबल हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है ड्यूरेबल प्रोडक्ट। ड्यूरेबल प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो खराब नहीं होते, जो थोड़े लंबे टाइम पीरियड तक चलते हैं, जैसे टीवी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, इस तरीके के प्रोडक्ट्स आते हैं। सर्विसेज भी कस्टमर्स को अवेलेबल करवाई जाती है। सर्विसेज जो है इसको हम कह सकते हैं कि जो कस्टमर है उसको क्या मिलती है, सेटिस्फेक्शन मिलती है, उसको प्रॉफिट्स होते हैं उनसे, ठीक है। और सर्विसेज जो है वो हम कस्टमर्स को सेल के लिए प्रेजेंट करते हैं कि हाँ भाई आपको ये वाली सर्विसेज जो है वो दे रहे हैं, लेकिन बदले में आपको उसके बदले में क्या देना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे हेयर कटिंग की सर्विसेज है तो ये सारी सर्विसेज होती है, और जिसको ये सर्विसेज लेनी है कई बार तो उसको वो जाना ही पड़ता है वहां पे जो सर्विस प्रोवाइडर है उसके पास। नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट ऑफ शॉपिंग एफर्ट्स इन्वॉल्व। कन्वीनियंट प्रोडक्ट्स ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो जल्दी ही मार्केट में से अवेलेबल हो जाते हैं, ठीक है, और जिसकी डेली बेसिस पे आपको नीड्स होती ही है, ठीक है। जैसे माचिस है, ठीक है, उसकी आपको नीड जो है, मैच स्टिक्स, उसके आपको यूज जो है डेली बेसिस पे करना ही पड़ता है, कॉपी है, पेन है, तो इस तरीके की आती है। शॉपिंग प्रोडक्ट्स में आप ये देखते हो कि आपके कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन भी करते हो आप कोई भी प्रोडक्ट लेने से पहले, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है काफी ड्यूरेबल होते हैं, तो इसलिए आप देखोगे कि हाँ भाई मेरे को ये प्रोडक्ट कहाँ से अच्छा मिल सकता है और कहाँ से मेरे को प्राइस वगैरह जो वो ठीक मिलेगा, ठीक है। तो शॉपिंग उसमें प्रोडक्ट्स में ही होते हैं। स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स, इसके अंदर आप किसी तरीके का कोई कंपेरिजन नहीं करते, ये स्पेशल प्रोडक्ट्स होते हैं, आपको इसका ब्रांड वगैरह का पता ही होता है, आप जाते हो और वहां से वो प्रोडक्ट जो है जहां से मिलता है वहां से प्रोडक्ट लेके आ जाते हो। तो ये कुछ जो प्रोडक्ट्स है वो कुछ स्पेशल टाइप के होते हैं। तो यहां तक का फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी हम आगे का पार्ट जो उसका डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। अब इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं, एक तो अभी हमने डिस्कस किया कि कंज्यूमर प्रोडक्ट्स होते हैं कि जो कि रॉ मटेरियल से पहले ही फिनिश गुड्स में बने हुए होते हैं और जो कस्टमर है वो आसानी से उनको यूज कर सकता है। लेकिन जो इंडस्ट्रियल गुड्स जो होती हैं वो अभी रॉ मटेरियल से, अभी फिनिश गुड्स में पूरी तरीके से बनी नहीं होती, वो अभी इंडस्ट्रीज में वो गुड्स जाती है, फिर उनको तैयार किया जाता है, उनको फिनिश गुड्स में बनाया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है, फिर जाके वो कस्टमर के पास जाती है, ठीक है। यानी कि अभी तक इनकी प्रोसेसिंग जो वो पूरी नहीं हुई है। इट रेफर्स टू दोज प्रोडक्ट्स विच आर यूज्ड एज इनपुट्स, ठीक है, इनपुट कह लो या रॉ मटेरियल कह लो यहाँ पे, कि उसको रॉ मटेरियल की तरह यूज किया जाता है फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। अब क्या बनाने के लिए, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बनाने के लिए उसको एज अ इनपुट यूज किया जाता है, यानी कि एज अ रॉ मटेरियल उसको यूज किया जाता है। अब इसके फीचर्स क्या है, नंबर ऑफ बायर्स। अब देखो जो कंज्यूमर गुड्स है, ठीक है, उनके तो नंबर ऑफ बायर्स बहुत ज्यादा होते हैं क्योंकि लोगों को यूज ही करना है। अब बनाने वाले तो कंज्यूमर गुड्स के कंपैरिजन में थोड़े ही होंगे, ठीक है, तो ये नंबर ऑफ बायर्स जो हैं वो कम होते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में। अब जैसे कि कॉटन क्लॉथ्स खरीदने वाले तो बहुत लोग होते हैं, लेकिन कॉटन खरीदने वाली जो इंडस्ट्रीज है वो बहुत कम होती है, ठीक है। चैनल लेवल, अब देखो कि यहाँ पे कितने लोगों से होके गुजरता है। अब देखो जो हमारा कंज्यूमर गुड्स है उसमें तो क्या होता है कि जहां से वो सामान बनता है, मैन्युफैक्चरर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से फिर जाके कस्टमर के पास जाता है। इसके इतना बड़ा चैनल जो है वो नहीं होता, सीधा जो मैन्युफैक्चरर है वहां से प्रोडक्ट जा सकता है जहां पे ये सामान आगे की
इंडस्ट्रीज में जा सकता है, यानी कि वो प्रोडक्ट ज्यादा बड़ा इसमें चैनल नहीं होता। नेक्स्ट है जियोग्राफिक कंसंट्रेशन। इसमें क्या है कि हाँ भाई ये कुछ ही जियोग्राफिकल कंसंट्रेशन का मतलब है कि कुछ ही एरियाज में जो इंडस्ट्रीज वगैरह है सेटअप की जाती है, वहां पर ही सामान जो है वो बनाया जाता है। डिराइव डिमांड यानी कि ये आश्रित रहती है, ये डिमांड किसी और के ऊपर डिपेंड रहती है। अब जिस चीज के कंज्यूमर ज्यादा डिपेंड करेंगे वही तो चीज जो है इंडस्ट्रीज में जाके बनेगी, इंडस्ट्रियल गुड्स वही तो बनाएंगे। देखो जैसे कि कॉटन क्लॉथ्स की डिमांड ज्यादा है, तभी तो कॉटन की डिमांड भी उतनी ही उसी हिसाब से होगी, ठीक है। तो कॉटन की डिमांड जो वो डिपेंड करते हैं कि लोग आगे कॉटन क्लॉथ्स का कितना जो है डिमांड कर रहे हैं। नेक्स्ट है लीजिंग आउट। लीजिंग आउट का मतलब है कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जैसे कि कोई मशीनरी वगैरह है वो लीज पे भी ले सकते हैं। लीज जो है उसके बदले में हम रेंट वगैरह पे कर देते हैं और वो जो सामान है उसकी हमें ओनरशिप नहीं मिलती, लेकिन यूज करने का राइट मिल जाता है उसमें हमें, ठीक है। अब नेक्स्ट है एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स। अब एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स में 4P है, प्रोडक्ट मिक्स, प्राइस मिक्स, प्लेस मिक्स, प्रमोशन मिक्स। अब इसमें सबसे पहला है प्रोडक्ट मिक्स। इट रेफर्स टू ऑल द डिसीजन रिलेटिंग टू द प्रोडक्ट, यानी कि इसके अंदर वो सारे डिसीजन लिए जाते हैं कि जो कि प्रोडक्ट से रिलेटेड होते हैं। प्रोडक्ट की ब्रांडिंग कैसे होगी, प्रोडक्ट की पैकेजिंग कैसे होगी, प्रोडक्ट की लेबलिंग कैसे होगी। अब ब्रांडिंग का मतलब क्या है कि हर कोई चाहता है कि हमारे प्रोडक्ट का एक ब्रांड बने, ठीक है, हर कोई उसको अच्छे से पहचान सके, उसकी आइडेंटिफिकेशन अच्छी होनी चाहिए, तो उसको कुछ ना कुछ ब्रांड दिया जाता है। ब्रांडिंग का मतलब क्या है, इट रेफर्स टू दैट प्रोसेस थ्रू विच स्पेशल आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट इज एस्टेब्लिश्ड, यानी कि किसी प्रोडक्ट की एक स्पेशल आइडेंटिफिकेशन जो वो बनाई जाती है ताकि उसको इजीली जो है पहचाना जा सके। अब ब्रांड नेम जिसको बोला जाता है, ठीक है। अब ब्रांड मार्क जो है उसमें लोगो होता है कि जिससे उसकी पहचान होती है। एक होता है ट्रेडमार्क। अब ट्रेडमार्क का मतलब क्या है कि जो आपका ब्रांड वगैरह है वो कोई और जो है वो यूज नहीं कर सकता, कोई और अगर उसको यूज करेगा तो मतलब उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस होती है कि कोई जिसका वो ट्रेडमार्क है वही यूज कर सकता है, कोई और फर्दर इसको यूज नहीं कर सकता, ठीक है। नेक्स्ट है क्वालिटीज क्या है गुड ब्रांड नेम की। सिंपल होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, सजेस्टिव, ऐसा मतलब ब्रांड होना चाहिए कि जो आपके प्रोडक्ट के बारे में उसको सजेस्ट करे, ठीक है। अब नेक्स्ट है इजिली प्रोनाउंसेबल, यानी कि उसको आसानी से बोला जा सके, ये नहीं कि इतना डिफिकल्ट हो कि कोई उसको बोल ही ना सके, कि दुकान पे जाए और उसको कहीं ना बोलना ही ना आए कि हाँ भाई मैं कौन सा प्रोडक्ट जो है चाहता हूँ। डिस्टिंक्टिव थोड़ा अलग होना चाहिए दूसरे ब्रांड नेम से। नेक्स्ट है लेबलिंग क्या है। अब लेबलिंग में क्या है, एक लेबल तैयार किया जाता है, इसकी एक प्रोसेस होती है, उसके ऊपर सारा कुछ लिख दिया जाता है। लेबल में एक चिट होती है जो कि प्रोडक्ट के ऊपर लगाई जाती है, उसमें बताया जाता है कि हाँ भाई प्रोडक्ट कब बना, कैसे बना, कितनी क्वांटिटी, इसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, ठीक है, सब कुछ उसके बारे में बताया जाता है कि एक्सपायरी डेट कब है, कब मैन्युफैक्चरिंग हुई, कब क्या बैच नंबर है, सब कुछ बता दिया जाता है। काइंड्स ऑफ लेबल क्या है, ब्रांड लेबल। ब्रांड लेबल पे इसके ब्रांड्स के बारे में ही बताया जाता है कि किस ब्रांड का है, ठीक है। ग्रेड लेबल, किसकी ग्रेडिंग क्या है, हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट है, मीडियम क्वालिटी का है, बिल्कुल ही लोअर क्वालिटी का है। हाई क्वालिटी का होगा तो उतना ही महंगा होगा, मीडियम का थोड़ा ठीक प्राइस का होगा, लोअर क्वालिटी का होगा वो सस्ता होगा। डिस्क्रिप्टिव लेवल का मतलब क्या है, लेबल का मतलब क्या है, यहाँ पे लेबल आएगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। अब डिस्क्रिप्टिव लेबल का मतलब क्या होता है कि उसके ऊपर सारा कुछ डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाता है कि हाँ भाई इस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग क्या क्या इंफॉर्मेशन है, हर तरीके की इंफॉर्मेशन जो वो प्रोवाइड करा सकती है कस्टमर को। कोई चिंता करने वाली कोई बात नहीं होती कि इसके अंदर क्या मतलब इंग्रेडिएंट्स वगैरह है, सब कुछ सारी डिटेल जो है उसके अंदर प्रोवाइड कराई जाती है। इज लेबलिंग कंपलसरी, इसके अंदर ये क्वेश्चन अराइज होता है। कई उसमें होता है कि जैसे फूड उसमें या फिर कोई मेडिसिन जो है दी जाती है उसके अंदर लेबलिंग लगाना जो है गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जरूरी है, बाकी हर उसमें लेबलिंग करना जरूरी नहीं है। फंक्शंस क्या है लेबलिंग के, आइडेंटिफिकेशन। अब लेबल अगर हम लगा देंगे तो उसकी पहचान जो है आसानी से हो सकती है, ठीक है, इससे हमें पता लग जाता है कि हाँ भाई ये कौन सी क्वालिटी का प्रोडक्ट है, ये सब पता लग जाता है। प्रमोशन के उससे भी लेबलिंग सही है। क्लासिफिकेशन, हम अलग अलग पार्ट्स में उसको क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे कि हाँ भाई ये हाई क्वालिटी का है, ग्रेड के हिसाब से ग्रेड दे सकते हैं कि हाई क्वालिटी का है, ये मीडियम क्वालिटी का है, ये लोअर क्वालिटी का है, ठीक है। जैसे कि एक टी का एग्जांपल दे रखा है कि जो टी है वो अलग अलग हमने लेबल्स के अकॉर्डिंग पैक कर दी, ठीक है, तो हमें पता लग जाता है कि हाँ भाई ये इस लेबल वाला अगर जो है ये इस लेबल वाला जो पाउच है वो इस क्वालिटी का है, उससे अलग जो कलर है वो दूसरी क्वालिटी का है, फिर जो नेक्स्ट है वो अलग क्वालिटी का। तो इस तरीके से हमें उसके बारे में सारी डिटेल पता लग जाते हैं। तो फटाफट से भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे का पार्ट हम डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पैकेजिंग। अब पैकेजिंग का मतलब क्या है, it refers to the group of those activities which are related with the designing and production of the container in which the products are packed।
अब जैसे कि हमने प्रोडक्ट बना लिया, अपना प्रोडक्ट बनाने के बाद उसको इस तरीके से पैक करना कंटेनर्स में ताकि वो सेफ भी रहे, वो आसानी से पहुंच भी जाए, किसी को कोई दिक्कत भी ना हो। ठीक है, तो इसमें यही बताया गया है। इसमें वो सारी एक्टिविटीज आती है विच आर रिलेटेड विद द डिजाइनिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ कंटेनर्स, यानी कि इसमें मेन क्या है, कंटेनर जिसमें सामान को रखा जाएगा। अब इसके फंक्शंस क्या है पैकेजिंग के, प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, आपको प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना बहुत इजी हो जाता है, आपको पता रहता है कि हाँ भाई इस तरीके की पैकेजिंग में ये वाला प्रोडक्ट पैक है। अगर बहुत सारे कस्टमर आ जाते हैं तो आपको उसमें सामान देने में कोई दिक्कत नहीं आती क्योंकि आपको पता होता है। प्रोडक्ट प्रोटेक्शन, अब देखो अगर वो कंटेनर्स में पैक रहेगा तो उसकी प्रोटेक्शन भी होगी, उसके ऊपर धूल मिट्टी भी नहीं लगेगी, ठीक है, उसके टूटने फूटने का भी डर नहीं रहेगा। नेक्स्ट है कन्वीनियंस, अगर आपको कहीं लेके जाना हो तो प्रोडक्ट अगर आपकी अच्छी पैकेजिंग में है, अच्छे से आप उसको कैरी करके ले भी जा सकते हो आसानी से। प्रोडक्ट प्रमोशन, आप देखो कई बार तो जो प्रोडक्ट की पैकेजिंग इस तरीके से की जाती है उसके ऊपर लिख भी दिया जाता है कई बार, तो जब कोई कस्टमर सामान लेके भी जा रहा होता है तो पता लगता है कि हाँ भाई ये वाला प्रोडक्ट वहां से मिलेगा या फिर उस ब्रांड का, तो उससे मतलब क्या होता है कि आपके प्रमोशन भी होती है आपके प्रोडक्ट की। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस क्या है या फिर इसकी मेरिट्स क्या है, राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ। अब देखो हेल्थ जो है, हेल्थ भी और जो आपका लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी अच्छा होता है इससे, ठीक है, वो भी किस तरीके से बढ़िया होता है क्योंकि पैकेजिंग वाली चीजें लोग समझते हैं कि ज्यादा अच्छी होती है तो उसको वो लेके जो है अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड जो है उनका हो जाता है। नेक्स्ट है सेल्फ सर्विस आउटलेट्स, अपने आप भी जो है कई शॉप्स पे अपने आप भी सर्विस लेनी होती है तो वो सामान जो है आसानी से हम कैरी कर सकते हैं। नेक्स्ट है इनोवेशनल अपॉर्चुनिटीज, जो इस पैकेजिंग वाले जो काम में जो पर्संस लगे हुए हैं वो नए नए इसी तरीके से क्रिएटिविटी वाले काम करते रहते हैं, उनके पास अच्छी अपॉर्चुनिटीज होती हैं। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट अलग भी दिखता है इसकी वजह से क्योंकि जो छोटे प्रोडक्ट्स हैं उनकी अलग पैकेजिंग हो जाती है, बड़ों की अलग हो जाती है, तो प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना इजी होता है। ठीक है, अब जैसे कि आपने कि कई जो अलग अलग लेवल्स के जो हैं, अलग अलग ग्रेड्स के जो हैं उनकी अलग अलग पैकेजिंग कर दी जाती है, किसी की ब्लू कलर में पैकेजिंग कर दी, किसी की रेड में कर दी, किसी की ग्रीन में कर दी, तो आपको पता रहेगा कि ये वाला जो है अच्छी क्वालिटी का है, ये वाला उससे कम क्वालिटी का है, ये वाला सबसे लोअर क्वालिटी का है, तो पैकेजिंग का ये बेनिफिट रहता है। नेक्स्ट है लेवल्स क्या है पैकेजिंग के, प्राइमरी पैकेजिंग, सेकेंडरी पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। प्राइमरी में यानी कि जिसके अंदर एक्चुअल में जिस पैकिंग में प्रोडक्ट को डाला जाता है, जैसे ब्रिटानिया का जो केक का जो होता है कवर प्लास्टिक का, वो इसके अंदर हम एग्जांपल ले सकते हैं। सेकेंडरी पैकेजिंग, इसके अंदर जैसे हम उसको फिर आगे गत्ते के एक डिब्बे में पैक कर देते हैं ताकि ये सेफ रहे, टूटे फूटे ना। और ट्रांसपोर्टेशन में क्या है कि ट्रांसपोर्ट करते टाइम यानी कि जब हम उसको एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाते हैं तो बहुत ज्यादा उसमें सामान हो जाता है, जैसे एक उसमें एक पूरे इतना बड़ा जो सा एक बॉक्स होता है उसके अंदर हम काफी सारे जो है जो ये सेकेंडरी पैकेजिंग वाले होते हैं ना, ये जो एक एक डिब्बी होती है वो हम उसके अंदर लगा सकते हैं। मान लो हमने 50 उसका एक बॉक्स जो है वो तैयार कर लिया, ठीक है, उसके अंदर ऐसे प्रोडक्ट जो है वो हम रख सकते हैं ताकि वो आसानी से लेके जाया जा सके। अब नेक्स्ट है प्राइस मिक्स। अब प्राइस किस तरीके से डिसाइड होता है, इट रेफर्स टू ऑल दोस डिसीजंस व्हिच आर कंसर्न्ड विद द प्राइस फिक्सेशन। ठीक है, अब ये सारे डिसीजंस किसके लिए लिए जाते हैं ताकि हम प्राइस डिसाइड कर सके किसी भी प्रोडक्ट और किसी भी सर्विस का। अब वो किस बेसिस पे प्राइस जो है वो डिसाइड होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कि कितनी एक्चुअल में हमारी कॉस्ट आई है प्रोडक्शन करते टाइम, कितनी हमारी फिक्स्ड कॉस्ट लगी, ठीक है, हमने बिल्डिंग का कितना रेंट दिया, हमारी मशीनरी कितने की आई और कितनी हमारी वेरिएबल कॉस्ट आई, तो उसको देख के हम जो है अपना मतलब जो प्राइस है वो डिसाइड करते हैं। डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट, अब जो है मार्केट में उस प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है तो उसके अकॉर्डिंग हम प्राइस देखते हैं कि हाँ भाई कस्टमर जो है इतना तो प्राइस दे ही देंगे। ठीक है, प्राइस ऑफ कॉम्पिटिटिव फर्म, जो हमारे कॉम्पिटिटर हैं उन्होंने कितना प्राइस रख रखा है इस चीज का उसके अकॉर्डिंग। और परचेजिंग पावर ऑफ कस्टमर, यानी कि जो कस्टमर है वो इस प्रोडक्ट के बदले में कितना प्राइस दे सकते हैं, इन सभी के बेसिस पे और गवर्नमेंट पॉलिसी के बेसिस पे जो है हम प्रोडक्ट जो है उसका प्राइस डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट है प्रमोशन मिक्स। अब आपने सामान बना दिया, प्राइस डिसाइड कर दिया, अब लोगों को भी तो बताना है कि हाँ भाई ये प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है। इट रेफर्स टू अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रमोशनल टूल्स यूज्ड बाय बिजनेस टू इन्फॉर्म एंड परसुएड, यानी कि उनको राजी भी किया जाता है और उनको बताया भी जाता है और उनको राजी भी किया जाता है कस्टमर्स को कि हाँ भाई ये प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है, आप उसको खरीदो। जैसे कि एडवर्टाइजमेंट करके,
अब एडवर्टाइजमेंट में आप अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हो कि आपके पास ये प्रोडक्ट्स है इतने प्राइस पे, यहाँ से आपको मिल जाएगा। पर्सनल सेलिंग, आप पर्सनली जाके लोगों से मिल सकते हो, लोगों को अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बता सकते हो, उनको बेच भी सकते हो। सेल्स प्रमोशन के तरीके से भी, सेल्स प्रमोशन यानी कि अगर आपको शॉर्ट टर्म पीरियड में सेल्स को बढ़ाना हो, ठीक है, तो आप गिफ्ट्स वगैरह दे सकते हो, कूपन दे सकते हो, डिस्काउंट दे सकते हो, आप अपनी सेल्स को बढ़ा सकते हो। और पब्लिसिटी करके, कई बार आपके प्रोडक्ट्स के बारे में जो एडिटर्स होते हैं न्यूज़पेपर के, वो भी बिना पैसे लिए आपकी क्या करते हैं, प्रोडक्ट की पब्लिसिटी करते हैं। अब वो प्रोडक्ट की पब्लिसिटी जो है अच्छी भी हो सकती है, पॉजिटिव वे में भी कर सकते हैं, नेगेटिव वे में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको अपना प्रोडक्ट अच्छा ही रखना चाहिए ताकि वो आपकी अच्छी पब्लिसिटी करे, ठीक है। तो ये सब है, तो फटाफट से अभी आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लो। अभी हम नेक्स्ट पार्ट जो है वो उसका डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है प्लेस मिक्स। इट रेफर्स टू द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द डिसीजंस रिलेटिंग टू मेक प्रोडक्ट्स अवेलेबल टू कंज्यूमर्स। अब प्लेस मिक्स का मतलब क्या है कि कंज्यूमर के पास जो वो प्रोडक्ट है वो किस तरीके से जाएगा, किस चैनल के थ्रू जो है वो प्रोडक्ट जो है कस्टमर के पास पहुंच सकता है। अब नेक्स्ट है इसमें चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अभी हम फर्स्ट पार्ट जो है इसका डिस्कस कर रहे हैं, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये आपने पहले वाले चैप्टर्स में भी पढ़ा है। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में एक तो होता है आपका डायरेक्ट चैनल, कि जिसके अंदर आपको कोई इंटरमीडिएट्स की जरूरत नहीं होती, इसको हम जीरो लेवल चैनल भी बोल सकते हैं। इसमें जो हमारा प्रोड्यूसर है वो तो होता है कि सामान बनाने वाला, फिर उसके बाद होलसेलर जो बड़ी क्वांटिटी में जो सामान खरीदते हैं, फिर रिटेलर्स जो आपके घर के आसपास जितनी भी शॉप्स होती है, फिर कस्टमर। यानी कि इसके अंदर आप इंटरमीडिएट्स की कोई हेल्प नहीं लेते, ना होलसेलर की ना रिटेलर की, सीधा प्रोड्यूसर से जो सामान है वो कस्टमर तक पहुंच जाता है। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट चैनल। इनडायरेक्ट चैनल में आगे काफी सारी वेज है इसके। वन लेवल चैनल में क्या है, जो प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर से सामान जाता है रिटेलर के पास, फिर रिटेलर आगे किसको सेल कर देता है, कस्टमर के पास। अब टू लेवल चैनल में क्या है, प्रोड्यूसर से सामान जाता है होलसेलर के पास, होलसेलर से रिटेलर के पास, फिर कस्टमर के पास। थ्री लेवल चैनल में क्या है, प्रोड्यूसर से सामान जाएगा एजेंट के पास, एजेंट से सामान जाएगा होलसेलर के पास, होलसेलर से जाएगा रिटेलर के पास, रिटेलर से जाएगा कस्टमर के पास। ये इसके टाइप्स है चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के। नेक्स्ट है इसमें फैक्टर्स अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं कि कौन सा जो हमें डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है वो अडॉप्ट करना चाहिए। फर्स्ट है कंसिडरेशन रिलेटिंग टू प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट के उससे हमारे पास क्या है, यूनिट वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट, के प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है, ठीक है। अब अगर प्रोडक्ट जो है वो महंगा है तो हमें किसी इंटरमीडिएट्स की हेल्प लेने की कोई जरूरत नहीं है, हमें खुद ही जाके वो प्रोडक्ट जो है वो सप्लाई करना चाहिए, ठीक है। पेरिशेबिलिटी, पेरिशेबिलिटी का मतलब है कि वो कितनी जल्दी वो जो प्रोडक्ट है उसके खराब होने के चांसेस कितनी जल्दी है। अगर वो जल्दी खराब होने वाला है तो उसको तुरंत ही उसको डिलीवर कर देना चाहिए, यानी कि मैन्युफैक्चरर से सीधा हमें कस्टमर तक वो प्रोडक्ट पहुंचा देना चाहिए। अगर हमें एक इंटरमीडिएट्स की जरूरत पड़ती है तो उसकी लेनी चाहिए, अदरवाइज तो सीधा ही उसको पहुंचा दो। नेक्स्ट है टेक्निकल नेचर। अगर उसके ऐसे फीचर्स हैं वो टेक्निकल नेचर का है कि हाँ हमें कुछ समझाने वाला काम है उसके अंदर, तो वो जो प्रोडक्ट है वो हमें सीधा ही अपने कस्टमर तक पहुंचाना चाहिए, इंटरमीडिएट्स की हेल्प नहीं लेनी चाहिए। नेक्स्ट है कंसिडरेशन रिलेटेड टू मार्केट। मार्केट के रिगार्डिंग क्या क्या कंसिडरेशन है, नंबर ऑफ बायर्स। अगर हमारे पास नंबर ऑफ बायर्स जो है, खरीदने वाले जो है बहुत ज्यादा है, तो हमें इंटरमीडिएट की हेल्प लेनी चाहिए। अगर कम है तो हमें नहीं लेनी चाहिए उनकी हेल्प। टाइप ऑफ बायर इसके अंदर है। अब बायर के कौन कौन से टाइप है, एक तो होते हैं कंज्यूमर्स जो सीधे ही मतलब जो है अपनी गुड्स को कंज्यूम कर लेते हैं, एक होते हैं इंडस्ट्रियल बायर्स जो आगे जो है उन रॉ मटेरियल को परचेज करके आगे उसको फिनिश गुड्स में बनाते हैं। तो देखना चाहिए कि अगर ऐसे कंज्यूमर्स हैं कि जो सीधा ही उसको कंज्यूम करने वाले हैं गुड्स को, तो उसके लिए तो इंटरमीडिएट्स की हेल्प हमें चाहिए क्योंकि वो बहुत ज्यादा होते हैं। इंडस्ट्रियल वाले जो कंज्यूमर है वो कम होते हैं, तो इसलिए उसके लिए हमें कोई इंटरमीडिएट्स की जरूरत नहीं है। बाइंग हैबिट्स, कई लोग ऐसे होते हैं कि जो थोड़ा थोड़ा सामान खरीदते हैं, तो उसके लिए हमें जो है इंटरमीडिएट्स की हेल्प ले लेनी चाहिए। बाइंग क्वांटिटी, अब वो कितनी क्वांटिटी में खरीद रहे हैं, ठीक है। और इसमें हैबिट्स में इसमें ये पॉइंट भी इंक्लूड कर सकते हैं। आधों की ये रहती है हैबिट कि हमें तो ना उधार में सामान खरीदना है, अगर उधार में खरीदना है तो इंटरमीडिएट्स की हेल्प ले लो, ठीक है, आगे वो अपने आप निपट लेते हैं उनसे। साइज ऑफ मार्केट, कि कितना बड़ा मार्केट का साइज है, अगर ज्यादा बड़ा मार्केट का साइज है तो इंटरमीडिएट्स की हेल्प लो, ठीक है, जैसे कि होलसेलर की हेल्प लो या रिटेलर की हेल्प लो, अदरवाइज ना लो। नेक्स्ट है
कंसिडरेशन रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरर और कंपनी। अब गुडविल इसके अंदर आता है, अगर कंपनी की गुडविल अच्छी है, सारा सामान खुद ही बेच सकती है, ठीक है, उसको किसी की हेल्प लेने की कोई जरूरत ही नहीं है, और अगर मान लो कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ भी अच्छी है, उसको किसी से कोई लोन वगैरह लेने की कोई जरूरत नहीं है, किसी से कोई मदद लेने की जरूरत नहीं है, तो उसको तो भी इंटरमीडिएट्स की हेल्प नहीं लेनी चाहिए, उसको खुद ही सारा सामान जो है वो बेच देना चाहिए आगे का। ठीक है, तो फटाफट से इतने का स्क्रीनशॉट लो, हमारा लास्ट टॉपिक रह गया है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अभी हमने पढ़ा था चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। इसके अंदर क्या होता है, इट रेफर्स टू ऑल डिसीजंस। अब वो सारे डिसीजंस इसके अंदर लिए जाते हैं जो कि किसके रिलेटेड होती है, ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड, इन्वेंट्री से रिलेटेड, वेयर हाउसिंग एंड ऑर्डर प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स से रिलेटेड जितने भी डिसीजंस होते हैं वो इसके अंदर लिए जाते हैं कि एक्चुअल में प्रोडक्ट जो है वो किस तरीके से कस्टमर के पास पहुंचेगा। ठीक है, अब इसके एलिमेंट्स क्या है और डिसीजंस क्या है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के। ट्रांसपोर्टेशन इसका पहला डिसीजन है, यानी कि जो प्रोडक्ट है, अब देखो अब उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो तो कहीं और होती है, अब जो प्रोडक्ट जो है लेकिन उसका जो यूज है वो सारे, मान लो कि अगर इंडिया की बात करें, इंडिया में प्रोडक्ट मान लो बन तो जम्मू एंड कश्मीर में रहा है या फिर हरियाणा में बन रहा है, लेकिन अब जो उस प्रोडक्ट की जो डिलीवरी है वो हमें सारे स्टेट्स में करनी है। अब वो किसके थ्रू पहुंचेगा, वो पहुंचेगा ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू। ट्रांसपोर्टेशन हम एयरवेज के थ्रू भी कर सकते हैं, रेलवेज के भी थ्रू कर सकते हैं, ठीक है, तो किसी भी थ्रू हम ट्रांसपोर्टेशन जो है वो कर सकते हैं। हमें जो प्रोडक्ट है वो अपना पहुंचाना होता है। अब जो हमारा जो ऐसा प्रोडक्ट होता है पेरिशेबल आइटम्स का, उसको हम आसपास के नियर बाय एरियाज में ही हम वो पहुंचा सकते हैं ताकि वो खराब ना हो। इन्वेंट्री का मतलब है नेक्स्ट कि कितना हमारे पास स्टॉक अवेलेबल होना चाहिए, रॉ मटेरियल कितनी अवेलेबल होनी चाहिए, फिनिश गुड्स कितना अवेलेबल होना चाहिए, तो उसके बारे में इसमें बताया गया है। नेक्स्ट है वेयर हाउसिंग, जो हम सामान बनाते हैं वो जरूरी नहीं है कि वो हमारा एक ही बारी में जो है सारा माल बिक जाए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक वेयर हाउस बना के रखते हैं, यानी कि एक स्टोर हाउस बना के रखते हैं कि ताकि हम वहां पे इतना हम जितना वो सामान नहीं बिक रहा है हमारा उतना टाइम के लिए हम वहां पे सामान जो है सेफली रख सके, ताकि जब उसकी नीड हो जब हम उसको वहां स्टॉक में से निकाल के फिर आगे उसको सेल कर दे। ठीक है, नेक्स्ट है ऑर्डर प्रोसेसिंग। ऑर्डर प्रोसेसिंग यानी कि कस्टमर ने डिमांड करी, अब कस्टमर की डिमांड को फुलफिल करने में कितना टाइम लग रहा है, तो वो ऑर्डर प्रोसेसिंग के अंदर आता है कि उसके ऑर्डर देने के बाद हम कब तक उसके सामान को उस तक पहुंचाएंगे। ये सारे इसके एलिमेंट्स। अब जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो क्या है, रोल ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, इंप्रूव्ड कस्टमर सर्विसेज। कस्टमर को अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करना, उसको टाइमली सर्विसेज प्रोवाइड करना, ये सब इसके अंदर आता है। ठीक है, अब देखो कि कस्टमर्स को नीड तो होती है प्रोडक्ट की, तो जब वो मतलब उसकी डिमांड कर रहा है उसको फटाफट से हम वो प्रोडक्ट जो है वो अवेलेबल करवाएं, उसको हर तरीके से अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करना। ठीक है, नेक्स्ट है रिड्यूस डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। अब आपको पता है कि जो हमारा प्रोडक्ट होता है उसके अंदर ये नहीं है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की जितनी प्रोडक्शन में कॉस्ट आई वो लगी है, उसको लेके आने तक का खर्चा भी उसके अंदर ऐड कर देते हैं, तो हमें वो देखना चाहिए कि उसको किस तरीके से हम कम कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंक्रीज्ड मार्केट शेयर। अब हमें ये रहता है कि जो हमारा मार्केट शेयर है वो क्या है, हमारा वो मार्केट शेयर बढ़ जाए। अब मान लो हमारे 40% एरिया पे ही हम क्या कर रहे हैं, अपनी सेल कर रहे हैं, तो हम ये चाहते हैं कि हम 80% उस टारगेट को लेके जाएं, यानी कि हम 80% मार्केट में अपनी कवरेज बनाएं, वहां पे अपने प्रोडक्ट की सेल करें। नेक्स्ट है प्राइस स्टेबलाइजेशन। अब प्राइस को स्टेबल करके रखें, हमारी डिमांड और हमारी सप्लाई में हम इक्वलाइजेशन बना के रखें और अपने प्रोडक्ट्स की सेल करें। उसका प्राइस भी हमें ठीक ठाक ही रखना चाहिए, ना ज्यादा करना चाहिए ना कम रखना चाहिए। तो इस तरीके से ये रोल है, रोल ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। और यहाँ पे हमारे जो पूरा चैप्टर है यहीं पे कंप्लीट होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कर दीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में भी वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच। तो फटाफट से अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।